हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर के अंदर चल रहा था। पिछली क्लास में पढ़ा था हाफ पीरियड जोन, फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन अपन ने पढ़ लिए थे। तो जो जोन थे उनसे अपना पॉइंट पी था, उस पी बिंदु पर जो तरंगे आ रही थी उनमें कलांतर था पथांतर था π/2, पथांतर था λ/2 और कलांतर था पाई। यानी इनका आयाम होता है R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, एकांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट आज पढ़ेंगे अपन फ्रेनल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर, वर्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनल विवर्तन। तो हेडिंग डालो, फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर, वर्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनल विवर्तन। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाओ। यह आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गई, यह आपका द्वारक है, ये द्वारक हो गया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, AB XY। ये तो हो गया आपकी स्क्रीन। ये हो गया आपका सर्कुलर एपरेचर, ये वाला AB सर्कुलर एपरेचर। यहाँ पर है लाइट सोर्स, ये है आपका मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स S। यह है आपका मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। यह है आपका W डैश, W और W डैश यानी स्पेरिकल वेवलेंथ, वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ से एक किरण आती है, यहाँ पर ये डायग्राम बना लो।
ये दूरी है आपकी बी, सोर्स और सर्कुलर एपरेचर की दूरी है आपकी ए। नोट कर लो। जहाँ लिख लो क्या क्या है। ए बी है आपका, ए बी है आर रेडियस का सर्कुलर एपरेचर वृत्ताकार द्वारक, सर्कुलर एपरेचर। ए बी है आर रेडियस का सर्कुलर एपरेचर। दूसरा है आपका एस है मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, बिंदुवत एकवर्णीय प्रकाश स्रोत। डब्ल्यू डैश है, यानी डब्ल्यू डैश है जो मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स है उससे उत्सर्जित स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। एक बचा आपका एक्स वाई है स्क्रीन, एस है स्क्रीन। अब जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर एपरेचर, वृत्ताकार द्वारक और स्क्रीन इनको स्थिर रखते हैं, फिक्स रखते हैं। सर्कुलर एपरेचर और स्क्रीन को फिक्स रखते हैं। तो यहाँ P बिंदु पर या ये जो P बिंदु है वो दीप्त, ब्राइट या डार्क है, दीप्त या अदीप्त प्राप्त होगा। जब सर्कुलर एपरेचर और स्क्रीन के बीच की दूरी फिक्स होती है तो P बिंदु दीप्त और अदीप्त प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, सर्कुलर एपरेचर को फिक्स रखेंगे और स्क्रीन को इधर लाएंगे, स्क्रीन को ला रहे हैं इधर, स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर की तरफ लाएंगे, यानी बी दूरी कम होगी। बी दूरी को कम करेंगे या स्क्रीन को जो फिक्स सर्कुलर एपरेचर है इसकी तरफ लाएंगे तो क्या होगा, पी बिंदु एकांतर रूप से दीप्त अदीप्त होता जाएगा। एकांतर रूप से यानी दीप्त है, बी कम करेंगे अदीप्त हो जाएगा, और कम करेंगे दीप्त, फिर अदीप्त, ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया। तीसरी बार इस स्क्रीन को जो सर्कुलर एपरेचर है इससे दूर ले जाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता घटती जाएगी और लास्ट में जाके 0 हो जाएगी। तो लिखो एक्सपेरिमेंट में, लिखो पहला लिखो, यदि सर्कुलर एपरेचर और आपका स्क्रीन स्थिर है तो एक्सियल पॉइंट P, अक्षीय बिंदु P, दीप्त या अदीप्त, अक्षीय बिंदु P डार्क या ब्राइट प्राप्त होगा। यदि सर्कुलर एपरेचर और स्क्रीन स्थिर है तो अक्षीय बिंदु P
दीप्त या अदीप्त होता है, अदीप्त होता है, ये हो गया। दूसरा, यदि सर्कुलर एपरेचर को फिक्स रख के स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर की तरफ ले जाते हैं, यदि सर्कुलर एपरेचर को स्थिर रखकर स्क्रीन को एपरेचर की तरफ ले जाते हैं, एपरेचर या सर्कुलर एपरेचर ही कर लो, फिक्स रखकर स्क्रीन को एपरेचर की ओर ले जाते हैं, तो P बिंदु एकांतर रूप से दीप्त व अदीप्त होता रहता है। यहां पे और लिख लेना, जो वलय बनती है, इसमें जो फ्रिंजें बनती है वो P बिंदु के चारों ओर बनती हैं, P बिंदु के चारों ओर। यहां लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं, तथा वर्ताकार वलय इस बिंदु के चारों ओर बनती है, तथा वर्ताकार वलय इस बिंदु के चारों ओर बनती है, यदि सर्कुलर एपरेचर को स्थिर रखकर स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर की ओर ले जाते हैं, तो यहाँ लिख लेना कोष्ठक में, अर्थात दूरी कम करते हैं, अर्थात दूरी d को कम करते हैं, लिखो यहाँ तक। तीसरा लिखो, तीसरा आप क्या करेंगे, जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को, जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर से दूर ले जाएंगे। तीसरा लिखो, स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर से दूर ले जाने पर प्रकाश की तीव्रता घटती है, तथा तेजी से 0 होती है, तथा तेजी से 0 होती है, ये हो गया।
सर्कुलर एपरेचर स्क्रीन फिक्स है, तो पी बिंदु पर जो पी बिंदु है वो या तो दीप्त होगा या अदीप्त होगा। जो वलय बनेंगी या जो फ्रिंजें बनेंगी इस पी बिंदु के चारों ओर बनेंगी। ये हो गया। दूसरा है आपका, इस स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर की तरफ लाते हैं, स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर की तरफ लाते हैं, या बी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कम करते हैं। इस डिस्टेंस को कम करते हैं तो क्या होगा, जो पी बिंदु है वो पी बिंदु एकांतर रूप से डार्क या ब्राइट होगा, एकांतर रूप से दीप्त या अदीप्त होगा। तीसरी, जब इस स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर से दूर ले जाते हैं, स्क्रीन को सर्कुलर एपरेचर से दूर ले जाते हैं, तो जो प्रकाश की ये किरण आ रही है, ये वेव आ रही है, इस वेव की इंटेंसिटी कम होगी और कम होती होती तेज़ी से जीरो हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। इसी में हेडिंग डालो। इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पी, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पी। यानी यहां पर जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु की तीव्रता, तीव्रता के लिए क्या करेंगे, तीव्रता के लिए ये दूरी है आपकी आर है, यहाँ बिंदु है आपका ओ, जो ये दूरी है ये है आपकी आर त्रिज्या। यानी जो सर्कुलर एपरेचर है वो लाइन नहीं है, सर्कुलर एपरेचर है आपका गोला, आपका ये वाला गोल, ये छेद है सर्कुलर एपरेचर। दिखाता हूँ एक बार। ये है आपका सर्कुलर एपरेचर, एक गोलीय द्वारक। ये गोलीय द्वारक ऐसे लग रहा है, ये गोलीय द्वारक ऐसे लग रहा है, यहाँ पर सोर्स है, तो जो सोर्स से लाइटें आएंगी, जो सोर्स से लाइटें आएंगी इस पूरे सर्किल पे आएंगी, इस पूरे सर्किल पे आएंगी। अब क्या करते हैं, जो वेव फ्रंट है, यहाँ पर जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित करते हैं, अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित करते हैं। अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित कर दिया तो पी पर तीव्रता क्या होगी, इस द्वारक से जितने कटिबंध निकलेंगे, इस द्वारक से जितने कटिबंध निकलेंगे उनकी तीव्रता, पी बिंदु पर तीव्रता होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो लिखते हैं इसमें लिखो प्रेक्षण बिंदु पी को लिखो, प्रेक्षण बिंदु पी को स्क्रीन का केंद्र मानकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को स्क्रीन का सेंटर मानकर जो वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट WW', इसको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन
पॉइंट पी को स्क्रीन का सेंटर मानकर स्फेरिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश को हाफ पीरियड जोन में विभाजित करते हैं। एच पी जेड हाफ पीरियड जोन, अर्धावर्ती कटिबंध, एच पी जेड लिखेंगे आगे से, हाफ पीरियड जोन। डब्ल्यू डैश को एच पी जेड में विभाजित करते हैं, एच पी जेड को डब्ल्यू डैश में विभाजित कर लिया। पॉइंट पी पर तीव्रता का मान, द्वारक से खुले रहने वाले, द्वारक या एपरेचर से खुले रहने वाले हाफ पीरियड जोन की संख्या पर निर्भर करता है, कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करता है, वाले अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या पर, एच पी जेड की संख्या पर निर्भर करता है। एच पी जेड अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या पर, एच पी जेड की संख्या पर निर्भर करता है। एच पी जेड की संख्या पर निर्भर करता है। अब यदि एक अर्धावर्ती कटिबंध होगा, यानी एक अर्धावर्ती कटिबंध आएगा। अब एक अर्धावर्ती कटिबंध कब आएगा? जब कटिबंधों का क्षेत्रफल और द्वारक का क्षेत्रफल बराबर हो। द्वारक ये वाला आपका, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल बताओ, गोला है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का क्षेत्रफल आर इसकी रेडियस है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और जो कटिबंध है उन कटिबंधों का क्षेत्रफल बराबर हो, इस गोल एपरेचर का क्षेत्रफल और जो कटिबंध है उनका क्षेत्रफल बराबर हो, तो यहाँ से एक जोन निकलेगा, यानी पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर एक जोन ही आएगा। तो लिखो इसमें लिखो, यदि एपरेचर के केंद्र O, एपरेचर के केंद्र O तथा स्क्रीन के पॉइंट P के बीच की दूरी, एपरेचर के केंद्र O तथा स्क्रीन के पॉइंट P, स्क्रीन के पॉइंट P के बीच की दूरी, P के बीच की दूरी इस प्रकार है कि एपरेचर का एरिया और HPZ का एरिया बराबर हो, है कि एपरेचर का एरिया वह
एपरेचर का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, वह एच पी जेड कटिबंधों का एरिया, वह एच पी जेड का एरिया बराबर हो तो केवल एक ही कटिबंध निर्गत होगा। यानी यहां पर सिर्फ एक ही कटिबंध आएगा। एक कटिबंध कब आएगा? जब एपरेचर का एरिया और एच पी जेड का एरिया बराबर हो, तो केवल एक ही कटिबंध खुला रहेगा। तो केवल एक ही कटिबंध खुला रहेगा। खुला रहेगा मतलब यहां से एक ही कटिबंध आएगा। बराबर हो, अर्थात पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया एपरेचर का एरिया पाई आर स्क्वायर, एच पी जेड का एरिया बताओ पढ़ रखा है, एच पी जेड का एरिया पाई बी लेमड़ा, पाई बी लेमड़ा हो तो केवल एक ही कटिबंध खुला रहेगा। तो केवल एक ही कटिबंध खुला रहेगा, एक ही कटिबंध खुला रहेगा, एक ही कटिबंध खुला रहेगा। नोट करो। खुला रहेगा। अतः पॉइंट P पर मैक्सिमम, अतः बिंदु P पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना जाएगा? एक ही कटिबंध आ रहा है उसके बराबर। इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही कर लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। R इज इक्वल टू R, वह मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? R स्क्वायर, तो I हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर। एच पी जेड का फॉर्मूला था, एच पी जेड से R का मान आया था R1/2 और I का मान आया था I1/4। इसी में कर लेना, इसी में कर लेना आपका ये हो जाएगी आपकी R1/2 और यहाँ I हो जाएगा आपका I1/4। लिखो यहाँ तक।
ये तो गया जब एक कटिबंध आया, यदि b का मान इस प्रकार कम करें, b को कम करेंगे, इस प्रकार कम करेंगे कि जो एपरेचर का एरिया है वो एपरेचर का एरिया 2 HPZ के एरिया के बराबर हो। एपरेचर का एरिया 2 HPZ, 2 कटिबंधों के एरिया के बराबर हो, तो 2 कटिबंध खुले रहेंगे, 2 कटिबंध आएंगे। तो लिखो इसमें b का मान इस प्रकार कम करें कि b का मान कम कर रहे हैं तो इस प्रकार कम करें कि एपरेचर का एरिया, जो द्वारक है आपका ये वाला, इस द्वारक का एरिया 2 HPZ के एरिया के बराबर हो। HP करें कि एपरेचर का एरिया 2 HPZ के एरिया के बराबर हो। एपरेचर का एरिया 2 HPZ अर्धावर्ती कटिबंध के एरिया के बराबर हो, तो 2 कटिबंध खुले रहेंगे, तो 2 कटिबंध खुले रहेंगे। तो 2 कटिबंध खुले रहेंगे या 2 कटिबंध खुले रहेंगे मतलब यानी 2 कटिबंध निर्गत होंगे। इस एपरेचर AB से 2 कटिबंध आएंगे, अर्थात एपरेचर से 2 कटिबंध निर्गत होंगे, 2 HPZ निर्गत होंगे। तब बिंदु P पर आयाम, दो है, 2 कटिबंध है, दोनों में पथांतर λ/2 और कलांतर पाई होगा। कलांतर पाई अपन ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, 2 क्रमागत कटिबंधों में पथांतर λ/2 होता है तथा कलांतर पाई होता है, मतलब अपोजिट फेज में होते हैं। अतः P बिंदु पर आयाम या एम्पलीट्यूड, आयाम होगा आपका R1 एक कटिबंध के कारण और दूसरे कटिबंध के कारण R2। लेकिन होता क्या है, R1 R2 लगभग बराबर होते हैं तथा अपोजिट फेज या फेज डिफरेंस होता है पाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो परिणामी आयाम 0। और तीव्रता भी क्या होगी, 0। परिणामी आयाम 0 और परिणामी तीव्रता 0। अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम व परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। एक कटिबंध के लिए मैक्सिमम आई थी और 2 कटिबंधों के लिए परिणामी आयाम व परिणामी तीव्रता 0। लिखो
लिखो इसमें इस प्रकार अपर्चर से निर्गत कटिबंधों की संख्या सम हो और विषम, एक बार तो अपन ने एक लिया था, दो, एक है आपका विषम, दो है आपका सम। विषम जैसे ही 3 लेंगे तो R1 माइनस R2 प्लस R3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मान लो अपन ने अब ले लिया, B का मान कम कर दिया, B का मान इतना कम किया कि जो अपर्चर का एरिया है वो 3 कटिबंधों की संख्या के बराबर हो या 3 कटिबंधों के एरिया के बराबर हो, तो R1 माइनस R2 प्लस R3, ये कैंसिल आउट, एम्पलीट्यूड ये बच गया। 4 हो R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, दोबारा से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड 0 आ गया। तो विषम हो तो I और R मैक्सिमम, सम हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे I और R 0। तो लिखो इस प्रकार निर्गत कटिबंधों की संख्या सम हो, इस प्रकार निर्गत HPZ की संख्या विषम हो तो आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है। तो आयाम P बिंदु पर आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है। विषम हो तो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड व इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वह HPZ की संख्या, निर्गत HPZ की संख्या सम हो, वह निर्गत HPZ की संख्या सम हो तो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड व इंटेंसिटी की संख्या, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी शून्य होती है। पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड व इंटेंसिटी शून्य होती है। एम्पलीट्यूड व इंटेंसिटी न्यूनतम, मिनिमम कितनी, 0 होती है। ये बना लो, ये लिख लो। इसका देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। इंटेंसिटी P पॉइंट पर चल रही है, इसी में ही है मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। यानी P बिंदु पर जो इंटेंसिटी चल रही है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस
गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। डायग्राम बनाओ। डायग्राम था आपका ये एस था, ये पॉइंट पी था, ये ए था, ये बी था। ये एस था आपका, ये ओ था और ये त्रिज्या थी, ये दूरी थी आपकी ए, ये दूरी थी आपकी बी। निकालो ए और बी। सबसे पहले निकालो त्रिभुज AOP से। AOP से निकालना है अपन को AP का मान, तो AP हो जाएगा AP स्क्वायर पाइथागोरियन से। AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP का मान आ गया अपना, AP का मान आ गया R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पावर 1/2। ये तो आ गया AP का मान। अब निकालेंगे SA का मान। SA का मान निकालेंगे AOS से। त्रिभुज AOS से, AOS से क्या हो जाएगा SA का मान या AS का मान। SA का मान हो जाएगा आपका SA स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका SA का मान आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2, यानी अपने पास SA आ गया SA प्लस AP, ये आ गए या इसमें भी पाई ये और लगा दो आप बाइनोमियल। ये आ गए R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1/2 प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। लिखो यहाँ तक। इसको लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ भी बाइनोमियल लगा सकते हो। B कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया, B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रूट है तो बाहर B आएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R स्क्वायर B स्क्वायर 1/2। यहाँ से मैंने ले लिया A स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से रूट है तो बाहर आएगा A। ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर B स्क्वायर 1/2। यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल होती है द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे 1 प्लस आपका x की है और इसकी पावर n है, तो पावर आती है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो अधिक घात के पद होते हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। यानी ये 1 प्लस एक्स प्लस ds इनको 0 मान लेंगे, यानी 1 प्लस nx बच जाएगा। तो बाइनोमियल लगाया तो यहाँ पर आप हो गया, यहाँ पर हो गया b 1 प्लस R स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस A 1 प्लस R स्क्वायर 2B स्क्वायर। यहाँ पर तो A था ना,
ओ एस ए लिया है, ए में था आपका बी। यह आपका बी, बाइनोमियल लगा दी तो अपने पास आ गया यहां से एस ए प्लस ए पी का मान आ गया, एस ए प्लस ए पी का मान आ गया। ए और बी को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस, ये ए यहाँ ए से ए कैंसिल आउट तो आर स्क्वायर 2a प्लस आर स्क्वायर 2a प्लस बी, बी बी से आगे आर स्क्वायर 2b, ये हो जाएगा। यानी ये दूरी आ गई अपने पास, ये दूरी आ गई। अब पथांतर निकालेंगे एस ए पी, जो किरण एस ए पी पथ पर जा रही है, जो किरण यूं जा रही है, इस किरण का और इस किरण का पथांतर। तो लिखो एस ए पी व एस ओ पी में पथांतर, एस ए पी व एस ओ पी में पथांतर। ज्यादा कौन सी चल रही है? ज्यादा चल रही है अपनी एस ए पी, एस ए पी ये है तो एस ए पी माइनस पथांतर हो जाएगा एस ए प्लस ए पी, ये इसको एस ए पी माइनस एस ओ पी, एस ए पी माइनस एस ओ पी, इसको लिख सकते हैं एस ए पी, एस ए पी को लिख सकते हैं एस ए प्लस ए पी, ये हो जाएगा एस ए प्लस ए पी, ये हो गया माइनस एस ओ पी, एस ओ पी हो जाएगा एस ओ प्लस ओ पी, एस ओ प्लस ओ पी। तो ये है आपका, ये आ गया पथांतर ए प्लस आर स्क्वायर 2a प्लस बी प्लस आर स्क्वायर 2b माइनस ए, ऐसो तो ए है, ये दूरी ए है ना, सोर्स और जो आपका एपरेचर था उसके बीच की दूरी, और ये दूरी एपरेचर और स्क्रीन के बीच की दूरी b, कोष्टक हटाओगे तो दोनों माइनस की, a माइनस बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, यहाँ बचा अपने आर स्क्वायर 2a आर स्क्वायर 2b, आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। पथांतर तो आ गया ये पथांतर तो आ गया ये। अब दो कर्मागत तरंगों के बीच में कितना पथांतर होता है? लैम्ब्डा बाई 2 यदि कटिबंधों की संख्या n हो वह, तो इसमें लिख लो दो तरंगों के बीच में या दो कटिबंधों के बीच में, दो कटिबंधों के बीच में लैम्ब्डा बाई 2 पथांतर होता है, लैम्ब्डा बाई 2 पथांतर होता है यदि n कटिबंध हो। तो यदि कटिबंधों की संख्या HPZ की संख्या n हो, n हो, तब आपका पथांतर कितना हो जाएगा? n लैम्ब्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका
आर स्क्वायर टू 1a प्लस 1/b n लेमड़ा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 1a प्लस 1b इज इक्वल टू n लेमड़ा अपॉन आर स्क्वायर। n लेमड़ा नोट करो इसको, यहाँ n का मान सम होगा, n का मान सम होगा तो P बिंदु पर क्या बनेगा, n का मान सम हो तो P बिंदु पर तीव्रता और आयाम न्यूनतम यानी निम्निष्ठ बनेगा, P बिंदु पर निम्निष्ठ बनेगा। तो यहाँ लिखो यदि n बराबर सम और n बराबर विषम, सम और विषम, तब क्या होगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी विषम में तो कम और सम में सम है, सॉरी विषम, सम में तो कम और विषम में ज्यादा। अर्थात n सम तब P बिंदु पर निम्निष्ठ बनेगा, पॉइंट P पर निम्निष्ठ तीव्रता कम है पर निम्निष्ठ बनेगा, कम या जीरो। n विषम तब पॉइंट P पर उच्चिष्ट बनेगा, पॉइंट P पर उच्चिष्ट बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा।
इसमें लिखो यदि यहाँ पर लेमड़ा जो भी लाइट होगी उस लाइट के लिए लेमड़ा फिक्स होगा। तो यदि लेमड़ा फिक्स हो, आर का मान फिक्स हो, लेमड़ा आर और ए नियत हो तब बी का मान घटाने पर एन का मान बढ़ेगा। तब बी का मान कम करने पर यदि एन लेमड़ा आर और ए, लेमड़ा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, आर है एपरेचर के रेडियस, ए है आपका एपरेचर और सोर्स के बीच की दूरी नियत हो, तो बी का मान कम करने पर कटिबंधों की संख्या बढ़ती है। कटिबंधों की संख्या बढ़ती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें लिख लो एपरेचर, यदि एपरेचर और जो आपका सोर्स है उनके बीच की दूरी अनंत हो, यदि एपरेचर व मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स है, एपरेचर व लाइट सोर्स के बीच की दूरी अनंत हो, के बीच की दूरी अनंत हो, अर्थात जो ए है आपका वो ए अनंत है, तो क्या होगा जो 1/b है, जो 1/b है तो ये हो जाएगा n लेमड़ा आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा NB लेमड़ा। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, जो B का मान है, वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर का मान NB लेमड़ा। यहाँ तक नोट करो, ये आपका जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर गोलीय द्वारक के कारण फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कंप्लीट, इसका जो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सियल पॉइंट P पर इसकी इंटेंसिटी निकाल ली, ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर अपन ने इंटेंसिटी निकाली है। अब इसका जो अनएक्सियल पॉइंट P डैश होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।